नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है भूगोल के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, तवा नदी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। आपको इसको याद करना है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, कृष्णा जल विवाद किन नदियों के बीच में है? तो देखिए, जो कृष्णा जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में है। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में है। अगला प्रश्न है, उद्गम क्षेत्र नदी किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बात करें अगर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। छोटे नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, जिस पर जमशेदपुर शहर भी स्थित है। और बैरीनाग झरने से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। तो दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा, छोटे नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी और बैरीनाग झरने से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है अपना, वो है सहायक नदियों से। सहायक नदी, और ये नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जैसे बात करें अगर बेतवा, बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी। यमुना जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा शिप्रा नदी, ये है चंबल की सहायक नदी। शिप्रा किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। और शिप्रा नदी शिप्रा जो है, जो नदी है, इस पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इस पर उज्जैन शहर बसा है। इसके अलावा प्राणहिता, मंजरा और वेनगंगा, ये तीनों जो है सहायक नदियाँ किसकी हैं? गोदावरी की। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसको वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो प्राणहिता, मंजरा और वेनगंगा ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। इसके अलावा हेमावती, ये कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती। और कावेरी नदी अभी हमने बताया था कि ये जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा मालप्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है ये? कृष्णा की सहायक नदी। इसके अलावा दामोदर, दामोदर जो नदी है ये है हुगली की सहायक नदी। कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। अगला जो अपना प्रश्न रहने वाला है वो शहर, और वो शहर किस नदी पर स्थित है? जैसे बात करें जगदलपुर की, तो ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। कटक शहर महानदी पर बसा हुआ है। और हम्पी जो शहर है वो तुंगभद्रा नदी पर बसा हुआ है। जगदलपुर इंद्रावती नदी पर, कटक उड़ीसा में ये महानदी पर है, और हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा नदी पर बसा हुआ है। चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो अपना प्रश्न रहने वाला है वो झील, और वो झील किस राज्य में है? जैसे बात करें साला झील, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील ये हरियाणा में है। इसके अलावा काली वेली झील ये तमिलनाडु में है। और हुसैन सागर झील ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, काली वेली झील तमिलनाडु में, और हुसैन सागर कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है जनजातियों से संबंधित। जनजातियाँ, और वो जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो जैसे बात करें कुकी जनजाति, तो ये मिलती है मणिपुर में। मणिपुर की एक प्रमुख जनजाति कौन है? कुकी। इसके अलावा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है। इसके अलावा गोंड जनजाति जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा ओगे और जारवा, ओगे और जारवा ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है जनजाति। इसके अलावा भील जनजाति, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो ये आपको बताना है कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुदुचेरी, इनमें कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी नहीं रहती है? तो ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। इसके अलावा भूटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है भूटिया जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं अपना, गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति कहाँ पर मिलती है? हिमाचल प्रदेश में। और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। तो भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं वो टोटल कितनी हैं? 6 हैं।
आइए यहाँ से भी देखते हैं क्या क्या कौन सी वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसमें नाम आता है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया का। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी इसका नाम था तमिल, और ये 2004 में शास्त्रीय भाषा का इसको दर्जा दिया गया था। इसके बाद फिर दूसरी जो शास्त्रीय भाषा बनाई गई थी वो थी संस्कृत 2005 में। इसके बाद कन्नड़ और तेलुगु को 2006 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, फिर मलयालम को 2013 में, और जो सबसे बाद में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो 2014 में दिया गया है उड़िया भाषा को। ये अंतिम जो जोड़ी गई शास्त्रीय भाषा है उड़िया है, और पहली कौन सी है? तमिल। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न अपना देखते हैं जो है, देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ा भारतीय भाषाओं के बारे में। तो देखिए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसके बाद देखिए भारत में अगर आपसे पूछा जाए दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो बंगाली है। सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? हिंदी, और दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत के अंदर मराठी भाषा। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये राज्य बना था 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य। ये भारत का कौन से नंबर का राज्य था? तो ये 26वां राज्य था। इसके बाद बात करें अगर हम उत्तराखंड राज्य का, तो देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ये डेट आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर नीचे लिख दिया गया है इसको। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और ये भारत का जो है 27वां राज्य था। 26वां छत्तीसगढ़ था और 27वां उत्तराखंड। और भारत का जो 28वां राज्य बना था वो बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड के रूप में स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है अपना लौह इस्पात, और ये लौह इस्पात जो संयंत्र हैं किस नदी पर बसे हुए हैं? तो जैसे बात करूँ बोकारो स्टील प्लांट की, लौह इस्पात कारखाने की, तो ये झारखंड राज्य में है और ये दामोदर नदी पर बसा है। तो ये किस नदी पर बसा है? दामोदर नदी पर बोकारो स्टील प्लांट लौह इस्पात कारखाना झारखंड राज्य में। इसी प्रकार जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना है, ये भी झारखंड में है, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके अलावा बात करें भद्रावती, तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, भद्रा नदी पर है। और इसके अलावा अंतिम है भिलाई, छत्तीसगढ़ में स्थित है ये, और ये किसी नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो ये यहाँ पे देखिए 4 आपको जो है लौह इस्पात कारखाने बताए गए हैं। बोकारो झारखंड में दामोदर नदी पर, जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पर है ये, और भद्रावती महाराष्ट्र में है, भद्रा नदी पर। इनको भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न इसके बाद देखते हैं। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल ये 1854 में जो है बॉम्बे में स्थापित की गई थी। तो भारत की जो पहली सूती कपड़ा मिल थी वो 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। इसके बाद बात करें भारत की पहली जूट मिल की स्थापना 1874 में पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया था। और भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में प्रतापपुर देवरिया में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बॉम्बे में, जूट मिल पहली 1874 में पश्चिम बंगाल में, और चीनी मिल 1903 में जो है प्रतापपुर देवरिया में स्थापित हुए थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आपको नाम याद रखना है माही नदी का। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और इसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, जो जायरे नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद देखिए अगला जो अपना प्रश्न है वो है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलज नदी तक फैला हुआ है, और ये कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? 560 किलोमीटर। इसके बाद बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय ये सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है, और इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। इसके अलावा एक नेपाल हिमालय है, ये काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक फैला हुआ है, और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। एक चौथा और है हमारा असम हिमालय, ये तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, और इसकी लंबाई भी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो उसमें पूछा गया है चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। सबसे लंबी तटरेखा भारत में किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। 1214.7 किलोमीटर लंबाई इसकी है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो देखिए दूसरी जो सबसे लंबी तटरेखा है वो है जो है आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश जो है दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसके अलावा तीसरी सबसे अधिक जो तटरेखा लंबी है वो है तमिलनाडु राज्य की। इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा प्रमुख बांध, और वो बांध किस नदी पर बने हुए हैं? जैसे बात करें दुल्हस्ती बांध की, तो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है।
इसके अलावा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है और तवा बांध तवा नदी पर है। तो ये चारों बांध आपको याद कर लेने हैं। किस नदी पर है? दुलस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, गांधी सागर चंबल नदी पर है और उकाई बांध है ताप्ती नदी पर और तवा बांध है तवा नदी पर। चलिए आगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे बात करें सिंगरौली जल विद्युत परियोजना, तो ये कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा भारत में सोना कहाँ से पाया जाता है? कोलार खान कर्नाटक से, कोयला झरिया खान झारखंड से निकाला जाता है और हीरे की प्राप्ति पन्ना मध्य प्रदेश से होता है। दोबारा याद कर लीजिए इसको, सोना जो है कोलार खान से मिलता है कर्नाटक से, कोयला झरिया झारखंड से मिलता है और हीरे की प्राप्ति होती है भारत में पन्ना मध्य प्रदेश स्थान से। अगला प्रश्न है पदार्थ और उन पदार्थों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? जैसे बात करें हीरा, तो हीरे में क्या पाया जाता है? कार्बन। संगमरमर में कैल्शियम उपस्थित होता है। रेत के अंदर सिलिकॉन पाया जाता है और जो माणिक्य होता है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो हीरा जो है कार्बन का प्रूफ होता है, संगमरमर में कैल्शियम होता है, रेत के अंदर सिलिकॉन होता है और माणिक्य में क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। भारत में अगर 1+ वृक्षों का प्रतिशत पूछा जाए कुल मिलाकर कितना है, तो 24.62% है और केवल वनों का प्रतिशत भारत में पूछा जाए तो 21.71% है। लेकिन पर्यावरण के संतुलन के लिए 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश राज्य में। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा नदियाँ आती हैं। इसके अलावा लौह अयस्क के लिए भारत में कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थान है, वो फेमस है। इसके अलावा तांबे के लिए खेतड़ी खान प्रसिद्ध है राजस्थान की, कोयला के लिए सिंगरौली आंध्र प्रदेश में स्थित है और बॉक्साइट के लिए जो है कोरापुर उड़ीसा ये जो है प्रसिद्ध है। तो देखिए ये दोनों तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो है, एक कुद्रेमुख कर्नाटक से लौह अयस्क के लिए फेमस है और खेतड़ी जो राजस्थान का है ये तांबे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है भारत के अंदर। तो ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।